सिचुएशन उसी तरफ जारी है जैसा कि लग रहा था। पंजाब खड़ा हो गया है, यानी ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक जब से लेकर इमरान खान साहब की तहरीक चल रही है, पंजाब सिर्फ तब तक खड़ा था जब तक इमरान खान साहब बाहर थे। पंजाब में कोई कैंपेन नहीं हो सकी, पंजाब के अंदर लोग निकल नहीं सके। सिर्फ एक मौका है जब पंजाब ने इस फस्तायत को शिकस्त दी, और वो मौका था 8 फरवरी का, जब लोगों ने खामोशी से आकर वोट डालना था। तब पहली मर्तबा सारी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि पंजाब के अंदर सेंटिमेंट्स कुछ और हैं, लेकिन पंजाब के लोग निकल नहीं पा रहे। फस्तायत और जबर इतना ज्यादा है, और पंजाब की पुलिस को ऐसे ब्रूटली इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के खिलाफ पटवार खाना इस्तेमाल किया जाता है, कैंट कचहरी इस्तेमाल की जाती है, दबाव इस्तेमाल किया जाता है, बदमाशी की जाती है। तो पंजाब में लोगों का निकलना मुश्किल था। फिर हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, खौफ भी फैलाया गया। तो पंजाब के ऊपर सारा फोकस था कि पंजाब को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पंजाब खड़ा हो गया है, पंजाब ने अंगड़ाई ली है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पंजाब ने भी चलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक पंजाब खड़ा हो गया है। और मैं आपको जो चीजें रिपोर्ट करूंगा वो एग्जैक्टली उन एरिया से बताऊंगा जहां पे जो हो रहा है। कुछ चीजें अगर मिस हो जाए, क्योंकि एक वीलॉग में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोटे फैक्ट्स सारे आपको मैं पंजाब के हवाले से बताऊंगा। लेकिन अगर ये पंजाब चल पड़ा और फिर दौड़ना शुरू हो गया, तो ये रोंद कर रख देगा पूरे सिस्टम को, क्योंकि पंजाब की ताकत का अंदाजा सबको है। आधा पाकिस्तान जो है वो एक तरफ और अकेला पंजाब एक तरफ। पंजाब से शुरू होने वाली तहरीक कभी भी नाकाम नहीं हुई, ये तारीख बताती है। अब इस वक्त जो जनूबी पंजाब से सबसे पहले जो काफिला निकला, जिसके मनाजिर हमने सबसे पहले देखे, वो वंस अगेन निकली, और वो इतना बड़ा काफिला लेकर निकली कि उनको रोकना पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए मुश्किल था। और उनका पुलिस के साथ 2 जगह पे सामना भी हुआ। वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर सफेद झंडा लहराती रही, पाकिस्तान के झंडे लहराती रही। उसके बाद फिर पुलिस के साथ उनका, क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जहां पे, तो मैं ये विटनेस कर रहा हूं विजुअल देख के, और पूरा पाकिस्तान इस चीज का गवाह है कि जहां पे लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पे पुलिस हट जाती है, क्योंकि पुलिस ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती, नुकसान नहीं चाहती। जहां इक्का दुक्का लोग निकलते हैं, अकेले लोग निकलते हैं, वहां पे पुलिस मारती है, और बहुत मारती है। अकेले आदमी को पुलिस बर्दाश्त नहीं करती, पुलिस को बहुत गुस्सा है कि भाई निकलना है तो सारे निकलो। ये 2-2, 4-4 करके जो निकलते हैं ना, पुलिस फिर अपना गुस्सा उतारती है कि आपको निकलना है तो पूरी कौम बन के निकलो, ये 2, 4, 6, 10 ये क्या है, फिर पुलिस मारती है। तो मामला ये है कि जहां पे लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पुलिस खुश होती है, पुलिस रास्ता देती है, पुलिस जाने देती है, और यही मनाजिर मैं अभी तक देख रहा हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल के उन सबने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। ये बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया, और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया, ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। ये है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था, आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं, और ये होगा।
اور جب جب یہ ہوگا میں یاد دلاؤں گا میں نے پہلے کہا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو 3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے, بعد آ جاؤ, یہ حرکت نہ کرنا. اس سے بھی 2 سال پہلے میں نے کہا تھا 2020 میں کہ عمران خان آپ سے پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا, وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا. وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہے گا, وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا, یہ تجربہ مت کیجئے گا. 2020 میں نے کہا تھا. آج 5 سال ہو گئے اس بات کو ثابت ہو رہی ہے نا, تو میری بات لکھ کر لے لیں کہ پاکستان کی نسلیں آپ کو معاف نہیں کرے گی جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, بلکہ لکھی جا چکی ہے, پیچھے کیا ہٹنا اس میں. لیکن جس شخص کو پاکستان کے ریاست اور ادارے مل کر ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کتنا ریلیونٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ ریاست کوئی بھی کام کرتی ہے تو اس کے دماغ میں جو سب سے پہلی چیز اور پہلی بات آتی ہے نا, اور پہلا خدشہ آتا ہے, وہ عمران خان کا ہوتا ہے. یعنی جسے ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا زیادہ ریلیونٹ ہے کہ یہ 3 سال سے زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بالکل باہر نکال دیا جائے ہر چیز میں سے, لوگوں کے دماغوں میں سے. لیکن بات بن نہیں رہی ہے. کوئی چیز مہنگی کرنی ہوتی ہے یا سستی کرنی ہوتی ہے, ان کے دماغ میں عمران خان چل رہا ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں عمران خان, شام کو سوتے ہیں عمران خان, ملک سے باہر جاتے ہیں عمران خان, ملک میں واپس آتے ہیں عمران خان, قانون سازی کرتے ہیں عمران خان. اس حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں لگ بھگ 1 درجن کے قریب یا اس سے زیادہ ایسے قوانین بنائے ہیں یا پاس کیے ہیں جو عمران خان ریلیٹڈ ہے. یعنی یہ آئے تو انہوں نے NRO 2 کیا, عمران خان کی وجہ سے اس قانون کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, یہ والا قانون ایسے پاس کر دیتے ہیں, یہاں سے عمران خان کو پھنسا لیتے ہیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں, عدالت کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں, جوڈیشری کو یوں کر دیتے ہیں, بیوروکریسی کو یہ کر دیتے ہیں, ہم احتجاج کے خلاف یہ والا قانون لے آتے ہیں. 1 درجن سے زیادہ ایسے قوانین میں آپ کو ابھی گنوا سکتا ہوں جو ہمارے ایوانوں کے اندر پاس ہوئے ہیں, اور وہ قوانین عمران خان سپیسیفک ہیں. چاہے وہ پیکا کا قانون ہو, چاہے پنجاب کے اندر میڈیا کو کچلنے کا قانون ہو, جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سارا کچھ عمران خان سپیسیفک رہا ہے. یعنی جس آدمی کو ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کتنا ریلیونٹ ہے کہ یہ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے. عمران خان, ہمارے صدر پاکستان نے کچھ ایسے آرڈیننس پاس کیے, اور کچھ نہیں, یہ بہت سارے ہیں ایسے آرڈیننس پاس کیے ہیں جو عمران خان سپیسیفک ہیں, اور بار بار پاس کیے آرڈیننسز کہ عمران خان کو قابو کرنا ہے. خاص طور پہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں کرتے تھے. یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کراس کی اب اہمیت نہیں رہی. پہلے اسٹیبلشمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ ایسے کر کے کراس لگا دیتی تھی کہ جناب یہ پولیٹیکل شخصیت ختم, اس کے اوپر کراس لگ گیا, اب یہ کبھی نہیں آئے گا. اور پھر ہم نے دیکھا سیاستدان بیچارے ایڑیاں رگڑتے رہتے تھے, بیٹھے رہتے تھے اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر, اور ان کی سیاسی حیثیت ختم ہو جاتی تھی. تو عمران خان صاحب پہ کراس انہوں نے لگایا تھا, تو 8 فروری کو عوام نے ایک نیا ریکارڈ بنا ڈالا کہ جناب آپ نے انتخابی نشان بھی نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا. اتنی سختی بھی کی لوگوں نے, پھر بھی عمران خان نے جس کے اوپر ہاتھ رکھا ان سب کو جتوا دیا, اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے, اور DGISPR پشاور جا کے اعلان کرتے ہیں کہ جناب ایسا قبول نہیں ہے, اور پھر قیدی نمبر 804 جیل سے بیٹھ کر جیت جاتا ہے. تو سسٹم کے اوپر تو رول کر رہا ہے قیدی نمبر 804, اور اس وقت عوام کے دلوں پہ بھی کر رہا ہے. اگر عوام کے اندر عمران خان کی مقبولیت ختم کرنی ہے تو یہ طریقہ کار جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا ہوا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس سے تو پبلک مزید عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی چلی جائے گی. سب سے پہلے جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے, یہ بڑے لمبے عرصے کے بعد اتنا تفصیلی ٹویٹ عمران خان صاحب کا باہر آیا, اور یہ جو ٹویٹ ہے یہ 3 ٹویٹس کے اوپر ان کی پوری تحریر آئی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی فیملی وہاں پہ موجود تھی, کچھ جرنلسٹ بھی وہاں موجود تھے, وکلا بھی موجود تھے, اور ایک سماعت ہے جو بڑی لمبی چلی ہے. اب اس سماعت میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی وہ ساری پھر رپورٹ کی گئی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے. عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں بہت ساری اہم چیزیں ہیں اور کچھ اہم ہدایات بھی ہیں جو عمران خان صاحب نے دی ہیں, اور یہ انہیں بڑے عرصے کے بعد موقع ملا کہ وہ اتنی تفصیل کے ساتھ بات کریں. رات گئے یہ ٹویٹ جو ہے یہ منظر عام پہ آئے, اس کے 3 حصے ہیں کیونکہ ایک مرتبہ میں اتنی لمبی تحریر لکھی نہیں جا سکتی ٹویٹر پہ. تو عمران خان صاحب نے کیا کہا ذرا یہ غور سے سنیے گا, اس میں آپ کو پورا منظرنامہ نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں تحریک کو, سچویشن کو, اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت, وہ کس سچویشن میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کامن ویلتھ کی 8 فروری کے الیکشن پر جو رپورٹ لیک ہوئی ہے اس نے بھی انتخابی دھاندلی کا پول کھول دیا کہ کیسے بے شرمی اور ڈٹائی سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. کامن ویلتھ کے مطابق یہ رپورٹ پہلے ہی سرکاری سطح پر حکومت پاکستان کو دے دی گئی تھی, مگر یہاں سکندر سلطان راجہ جیسے بے ضمیر لوگ ہیں جنہوں نے انتخابی چوری کی سہولت کاری سمیت
उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा है ये, और गद्दारी की सजा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रीजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून खत्म हो चुके हैं। यहां पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन है जिन्होंने अपने ओहदे पर जमीर की आवाज को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ भी जिन जजेस ने आवाज बुलंद की वो तारीफ के काबिल हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब खत्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक्तदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये जी पहला हिस्सा था और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फर्द वाहिद है, ये अपने इक्तदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको दबाएगा और आप हक पर हैं। हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अच्छा, यहां इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा रजीम के जो सहूलतकार हैं या जो बेनिफिशरी है वो सारे, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये कुछ चंद लोग ही हैं, सारी फौज तो ऐसे नहीं सोचती, ये चंद लोग हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियां बनाते हैं कि देखो ना इमरान खान बात करता है अफगानिस्तान के हक में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया कि ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पायदार अमन बातचीत से ही होता है। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करने की कोशिश है, जो कुछ करने की कोशिश है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमनो अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स वजीर आला के साथ बैठकर वहां के मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकाले। अब नाज़रीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जो डील उनको ऑफर की जाती है उस बारे में इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। वैसे क्या लीडर है, नवाज शरीफ का मुंह बिल्कुल ऐसे बंद चिपक जाता था जेल में जाकर, कोई स्टेटमेंट नहीं देना, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, बस डील ढूंढो, किसी तरह कोशिश करो, कोई बूट लबो पॉलिश करिए निकलिए। तो हमेशा मियां साहब की मरहुमा जो वालदा साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट था कि डील करो निकलो यहां से, यानी जान छुड़ाओ, डील करो जान छुड़ाओ। ये अखबारात में छपा हुआ है और इन्होंने डीलें की हैं। इनके 6-6 महीने इनके ट्विटर ही बंद रहते थे। इनकी डील के लिए 6-6 महीने इनके ट्विटर खुद ही बंद हो जाते थे। इमरान खान साहब जेल में हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका ट्विटर फिर भी काम कर रहा है। अंदाजा करें आप, पूरी रियासत लगी हुई है, अदालतों में केस चलाए हुए हैं कि उसका ट्विटर किसी तरह बंद कर दे। नहीं, क्या नारा आदमी है। वैसे इमरान खान ने कहा जी मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौकिफ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊंगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज नहीं। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं कोई और होता तो बर्दाश्त ही ना कर पाता। सीरियस कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इमरान खान वाकई बहुत मजबूत आदमी, क्योंकि मैं इसमें तो गुजरा हूं, मैं जानता हूं ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत मजबूत आदमी है जिसको इमरान खान आप लोग जानते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। अब तोशा खाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर जमीन पोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया कि तोशा खाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशा खाना में जमा करवाए गए और उनके कागजात मुकम्मल हैं। अब इस मुकदमे में बरीयत हो जानी चाहिए। खसूसी तौर पर बुशरा बेगम की जमानत तो हो जानी चाहिए क्योंकि वो खातून है और इस केस में उन पर एडिंग एंड अबेटिंग का ही झूठा इल्जाम है। मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालत ऊपर से लिखे लिखाए फैसले ही सुनाती है जो कानून के मुताबिक नहीं आसिम लॉ के मुताबिक होते हैं। तरतीब भी यूं रखी जाएगी कि पहले तोशा खाना 2 में सजा सुनाई जाएगी जो मैं आपको बात कर रहा था और फिर अलकादर में जमानत का फैसला आएगा। यही स्क्रिप्ट है और अदलिया फिलहाल कानून के बजाय स्क्रिप्ट पर ही चल रही है जो दिया हुआ है। नाज़रीन देखते हैं ना अभी क्या होता है। अभी आपको चंद घंटों के अंदर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं
तो चंद घंटों के अंदर सारा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। नादरीन, इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो एक्सटेंशन का है, और जब तक एक्सटेंशन मुकम्मल नहीं हो जाती किसी किस्म का एडवेंचर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है कि तमाम आवाजें खामोश रहें, एक्सटेंशन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। देखें, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेने के लिए दो जगहों पे लोगों को खुश रखना पड़ेगा। नंबर